भारत के एयर बेस के ऊपर इसराइल के तैयारे मौजूद थे। पाकिस्तान की आईएसआई को एक खबर मिली, मेरे रोंगटे सिर्फ पढ़ते हुए। अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान एयरफोर्स के शाहीनों और पायलट्स ने अपने नाम दर्ज करवा दिए वन साइड ऑपरेशन के लिए। इसराइल ने यह हमला किया तो हम डिमोना का न्यूक्लियर पावर प्लांट उसको उड़ा देंगे। ने भारत को यह पैगाम पहुंचा दिया, यहां हम इस पूरे भारत को शमशान घाट बना के रख देंगे। आ रहा था जॉर्डन के बेस को तबाह बर्बाद करने के लिए। अगले ही दिन उनको फौरी तौर पे इराक भेज दिया गया और इराक के अंदर 2 त्यारे उन्होंने इसराइल के अकेले गिराए। एक शेर का बच्चा है, पाकिस्तान चीन को छोड़ के जा रहा है अमेरिका की तरफ। थोड़ा सा मैं आपको बता दूं तो आपको मुकम्मल तौर पे ये बात वाजिया हो जाएगी। पाकिस्तान ने एक काम ऐसा कर दिखाया कि उसने उन तमाम असलों को हर तरफ इस बात के चर्चे हैं कि एक दफा इसराइल ने ईरान के साथ निपट लिया तो अगली बारी पाकिस्तान की है। क्या ये सारी की सारी बातें हवा में उड़ाई जा रही हैं? इसका बैकग्राउंड क्या है? और वो वाकयात जब 1970 में बिल्कुल इसी तरह के आर्टिकल्स लिखे जा रहे थे, मगरबी थिंक टैंक्स की तरफ थे, तो उस वक्त इसराइल और भारत पाकिस्तान के न्यूक्लियर असासों के ऊपर क्या करने जा रहे थे, और जब जिया को खबर मिली तो उसके बाद सब कुछ क्या हुआ। पाकिस्तान के पायलट्स किस तरह इसराइल के पायलट्स को बराह रास्त नहीं लेकिन इनडायरेक्टली उनके जहाज तबाह कर चुके हैं। इस वक्त क्या सियासत खित्ते के अंदर चल रही है? क्या पाकिस्तान चीन को छोड़कर अमेरिका के साथ जाने जा रहा है? इस वक्त एक बहुत बड़ी जियोपॉलिटिकल चेस जो है वो बिछी हुई है और मोहरे शुरू हो चुके हैं। क्या अब पाकिस्तान के असासों को खतरा है? बहुत ही दिलचस्प इंफॉर्मेशन मैं आपके लिए लेके आया हूं, और जब मैं ये पढ़ रहा था तो कई मुकामात पर ऐसा हुआ कि मेरे रोंगटे सिर्फ पढ़ते हुए खड़े हो गए। और मैं ये समझता हूँ कि ये तमाम इंफॉर्मेशन आपके पास होनी चाहिए ताकि आपको जब कभी भी कोई ये कहे कि इसराइल पाकिस्तान के न्यूक्लियर असासों पर हमला करने जा रहा है तो ये सारी स्टोरी आपके जहन में हो। फिर आपको 1 मिनट लगेगा किसी भी कंक्लूजन के ऊपर पहुंचने के लिए। देखें, एक स्टोरी बहुत ज्यादा मॉडर्न डिप्लोमेसी के अंदर लिखी गई है और उसका ये स्लग है कि वंस इसराइल डिफीट ईरान, पाकिस्तान इज नेक्स्ट। अब ये सिर्फ और सिर्फ एक स्टोरी नहीं है, इसके अलावा भी हम ये देख रहे हैं कि ब्रुकिंग के अंदर ये स्टोरी छप चुकी है कि द एगोनाइजिंग प्रॉब्लम ऑफ पाकिस्तान न्यूक्स। और उसके बाद जब ये सवाल पूछा जा रहा है कि पाकिस्तान इसराइल के लिए ईरान से बड़ा खतरा है और क्यों है, तो उसके ऊपर भी 1000 तौजीहात दी जा रही हैं। अमेरिकन जर्नल जो है इसके ऊपर कह रहा है कि पाकिस्तान जो है ईरान से बड़ा खतरा है, और इसके साथ ही पाकिस्तान की तरफ से ये जवाब दिया जा रहा है कि पाकिस्तान ना तो गजा है, ना ही लिबनान और ना ही पाकिस्तान ईरान है। पाकिस्तान के पास 170 न्यूक्स हैं, लेकिन इन सारी चीजों के बावजूद इस वक्त ये एक हकीकत है कि इसराइल की काउंटर प्रोलिफरेशन जो एफर्ट्स हैं वो गुज़िश्ता 70-75 सालों से चलती आ रही हैं। 1960 के अंदर उसने मिस्र का न्यूक्लियर प्रोग्राम तबाह किया, फिर 20 साल के बाद 1981 में उसने इराक का न्यूक्लियर प्रोग्राम तबाह किया, फिर 24 साल के बाद उसने शाम का 2007 में न्यूक्लियर प्रोग्राम तबाह किया, और अब 18 साल बाद ईरान का न्यूक्लियर प्रोग्राम तबाह कर दिया गया। तो क्या अब पाकिस्तान की बारी आ चुकी है? तो इस हवाले से मैं आपको बता दूं कि 1981 के अंदर 8 जहाज़ों ने इराक के ऊपर हमला किया, और उन 8 के 8 जहाज़ों के ऊपर जो सिंबल था वो इसराइली एयरफोर्स का था। इसी तरह 1970 के अंदर स्टोरियां छपना शुरू हो गई कि पाकिस्तान का न्यूक्लियर प्रोग्राम जो है वो इसराइल के वजूद के लिए खतरा है। ऐसे में पाकिस्तान की आईएसआई को एक खबर मिली कि इस वक्त भारत के एयर बेसिस हैं, वहां पे
जून का महीना था। अब यहाँ पे एक चीज़ आप याद रखिएगा कि जून में ही अरब इसराइल जंग शुरू हुई, जून के अंदर ही इराक के ऊपर हमला किया गया, जून के अंदर ही ईरान के ऊपर हमला किया गया, और ये जून का ही महीना था जबकि पाकिस्तान के ऊपर अटैक करने की प्लानिंग की जा रही थी। भारत के एयर बेस के ऊपर इसराइल के तैयारे मौजूद थे, इसराइल को रिफ्यूलिंग देनी थी, उनको बेसिस देने थे भारत ने, और इतने में ही आईएसआई को ये खबर मिल गई कि पाकिस्तान के न्यूक्लियर प्रोग्राम के ऊपर कहोटा के अंदर हमला होने जा रहा है। देखें, ये वो दौर था जब भुट्टो जो है उसको एटमी प्रोग्राम और एटम बम रखने की सजा मिल चुकी थी और ज़िया को खबर दी गई कि जनाब ये होने जा रहा है। ऐसे में प्लानिंग की गई और फौरी तौर पे पाकिस्तान ने जो अमेरिका के अंदर उनका सफीर था उसको खबर दी। ये शमशाद हुसैन जो है, अब शमशाद अख्तर जो हमारे साबिक सेक्रेटरी खारजा हैं, उन्होंने इस हवाले से एक इंफॉर्मेशन दी कि उनको रात को 12 बजे कैसे फ़ोन आया, ये मैं आपको भी बताता हूँ। लेकिन हुआ ये कि जनाब F-15 और F-16 तैयारे इसराइली जो हैं वो भारतीय एयरबेस के ऊपर पाकिस्तान के ऊपर अटैक करने के लिए तैयार थे और उनकी ट्रेनिंग जो है पायलट्स की वो शुरू हो चुकी थी। अब जो इस ऑपरेशन है, इस ऑपरेशन का नाम इंडियन रखा गया, ऑपरेशन शक्ति। आईएसआई को यहाँ पे पता चल जाता है। ज़िया ने फिर उसी वक्त इसराइल को पैगाम पहुंचाया कि तुम अगर हमारे कहोटा के ऊपर हमला करोगे तो हम डेमोना के ऊपर जहां पे इसराइल का न्यूक्लियर प्रोग्राम है हम वहां पे अटैक करेंगे। और हमेशा की तरह अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान एयरफोर्स के शाहीनों और पायलट्स ने अपने नाम दर्ज करवा दिए वन साइड ऑपरेशन के लिए कि वो सिर्फ जाएंगे, वापस का फ्यूल है या नहीं है इससे उनको गर्ज नहीं थी। उनको एक ही गर्ज थी कि अगर इसराइल ने यह हमला किया तो हम डेमोना का न्यूक्लियर पावर प्लांट जो है उनका उसको उड़ा देंगे। अब ये नाम लिखे गए थे और वहां पे नाम मौजूद थे, जिस तरह हमने यहाँ पे देखा कि GF-17 थंडर के पायलट्स भारत पर अटैक करने के लिए और भारत का S-400 उड़ाने के लिए जो तैयार गए थे उनके पायलट्स अपनी विल लिख कर गए थे। और यह हमेशा से कल्चर रहा है पाकिस्तान की एयरफोर्स के अंदर। और हमने भारत को यह पैगाम पहुंचा दिया कि तुमने अगर कोई एडवेंचर करना है तो कर लो, शायद इसराइल दूर है और हमारे कुछ तैयारे वन साइडेड ऑपरेशन करके उसको उड़ा देंगे, लेकिन यहां हम इस पूरे भारत को शमशान घाट बना के रख देंगे और फुल स्केल वार जो है वो होगी। इसका फायदा क्या हुआ? शमशाद कहते हैं कि रात को 12 बजे मुझे GHQ से DGMO का फोन आया और उन्होंने कहा कि भारत के एयरबेस पर इसराइली तैयारे जो हैं वो पाकिस्तान के न्यूक्लियर असासों पर हमला करने की प्लानिंग कर रहे हैं। उसी वक्त जो पाकिस्तान के सेक्रेटरी खारजा थे उन्होंने अमेरिका के अंदर अपने सफीर को फोन किया और उन्होंने कहा कि आप फौरी तौर पे जाएं CNN के ऊपर और जाके पाकिस्तान का वाजिया पैगाम दे दें कि अगर उन्होंने ये हरकत की तो उसके अंजाम क्या होगा, क्योंकि उस वक्त इराक के ऊपर भी ये मामला सारे का सारा हो चुका था। और फिर हमने ये देखा कि सुबह तक गेम पलट चुकी थी। भारत जो है वो इस सारी की सारी प्लानिंग से बैक ऑफ कर गया और उसके बाद जाहिर सी बात है इसराइल जो कि इसके ऊपर रिलाई कर रहा था भारत के ऊपर, उसको भी बैक ऑफ करना पड़ा। इसके साथ ही अब हम ये देख रहे हैं कि एक दौर था 1970 का, उसके बाद एक दौर है ये 2025 का और दोबारा ये बातें शुरू हो गई हैं। लेकिन इसके बीच में ही 2011 के अंदर आप शायद ये सुन चुके होंगे क्लिप नेतन्याहू का, जो कि ये कह रहे हैं कि हमारा मिशन है कि न्यूक्लियर किसी भी मिलिटेंट इस्लामिक स्टेट के पास ना जाए। और क्या उनका ये मिशन पाकिस्तान के न्यूक्लियर असासों के मौजूदगी में क्या ये खत्म हो सकता है? मेरे ख्याल से वो ये कोशिश करेंगे। चलें करके देख लें। तो आपको कुछ वाकयात आपको बताता हूं। जून का ही महीना था, 5 से 10 जून का की डेट थी। 1967 अरब वार जो है वो शुरू हो जाती है। पाकिस्तान के पायलट्स 1966 नवंबर के अंदर 6 महीने पहले जॉर्डन के अंदर रॉयल जॉर्डन एयरफोर्स को ट्रेनिंग देने के लिए गए थे। वहां पे इनको लड़ने की इजाजत नहीं थी, बल्कि इनको पाकिस्तान अपनी यानी कि दिफा की इजाजत दी गई कि आप सिर्फ और सिर्फ दिफा करेंगे, आप जाके अटैक नहीं करेंगे। अब हुआ ये कि हमने ये देखा कि वहां पे मिस्र, शाम और जॉर्डन ये 3 ममालिक इसराइल के साथ लड़ रहे थे और पाकिस्तान के जो सैफुल आजम है, फ्लाइट लेफ्टिनेंट सैफुल आजम, उन्होंने पहले जॉर्डन के अंदर इसराइल का एक तैयारा गिराया
اور وہ طیارہ تھا ڈسالٹ کا۔ مزے کی بات یہ ہے کہ ہم ڈسالٹ کے طیارے آج رافیل نہیں گرا رہے، ہم نے اس سے پہلے ورژن بھی گرائے ہوئے ہیں۔ 3 طیارے گرائے گئے، ایک ڈسالٹ میراج گرایا گیا، اس کے بعد ایک ڈسالٹ میسٹر گرایا گیا، اور اس کے بعد ایک اور طیارہ واچرز گرایا گیا، اور وہ طیارہ آ رہا تھا جارڈن کے بیس کو تباہ و برباد کرنے کے لیے، اور اس طیارے کو فلائٹ لیفٹیننٹ سیف العظم نے تباہ کر کے ایک بڑی تباہی سے بچا لیا۔ اگلے ہی دن ان کو فوری طور پہ عراق بھیج دیا گیا، اور عراق کے اندر 2 طیارے انہوں نے اسرائیل کے اکیلے گرائے۔ ایک شیر کا بچہ ہے جس نے 3 اسرائیل کے طیارے گرائے، اور ایک بھی طیارے کا نقصان نہیں ہوا، 0 لاس کے ساتھ انہوں نے یہ کام کیا، اور الحمدللہ آج 2025 میں بھی ہم یہی کام کر رہے ہیں۔ اب اس کے ساتھ ہی ہوتا یہ ہے کہ جناب فوری طور پہ وہاں پہ ایوارڈ دیے جاتے ہیں عراق کی طرف سے، جارڈن کی طرف سے ملٹری ایوارڈز، اور یہاں پہ معاملات یہ تھے کہ یہاں پہ ہمارے موجود تھے فلائٹ لیفٹیننٹ سرور شاد۔ اب ان کو اجازت نہیں تھی لڑنے کی، لیکن جب انہوں نے یہ دیکھا کہ ان کے جو کولیگز ہیں وہ ہسپتالوں میں داخل ہو چکے ہیں حملوں کی وجہ سے، تو اس کے بعد انہوں نے یہ کام کیا، اور اس کے بعد ہم نے یہ تاریخ رقم کی کہ کس طرح پاکستان نے اسرائیل کے طیارے تباہ کیے۔ ایک بات آپ کو یاد رکھنی ہے، جتنی بھی عرب اسرائیل جنگیں ہوئی ہیں وہ عربوں کو اسرائیل نے اس طرح ہرائی ہیں کہ انہوں نے امریکہ کی لیٹسٹ ٹیکنالوجی، لیٹسٹ ٹیکٹکس یوز کیے، جبکہ عربوں کے پاس اس وقت سوویت یونین کے پرانے اور بسیدہ ہتھیار اور ٹیکٹکس موجود تھے، لیکن اس کے باوجود پاکستان نے اپنا کام کر دکھایا، اور یہی کام اب پاکستان نے 1 گھنٹے کے اندر 25 اسرائیلی ڈرون تباہ کر کے ان کو پیغام دے دیا ہے کہ بے شک تم نے جتنے بھی ڈرون اڑائے ایران کے اندر کامیابی کے ساتھ اڑائے، لیکن پاکستان ایران نہیں ہے، ہم جو کام تمہارے ساتھ کر سکتے ہیں تم اس کے بارے میں سوچ بھی نہیں سکتے۔ اور پھر ہم نے 4 رافیل گرائے، ہم نے SU-30 گرایا، ہم نے اس کے علاوہ MiG گرایا، اور پوری دنیا کے اندر اس کا چرچا ہے۔ دیکھیں 12 روزہ جو ایران اسرائیل جنگ ہے، اس کے اندر ایک طرف تو ایران کو جو نقصان ہوا ہے سو ہوا ہے، لیکن دوسری طرف اسرائیل کو نانی یاد آ گئی ہے۔ وہ ایئر ڈیفنس میزائل تھرڈ امریکہ کے اس کی کمی ہو گئی ہے، کیونکہ وہ سال میں یا مہینے میں صرف 32 بن سکتے ہیں، اور انہوں نے اندھا دھند چلائے ہیں، اور اس بات کے قوی امکان تھے کہ اگر چند ہفتے اور یہ جنگ جاری رہتی تو اسرائیل کے لیے بہت مشکل ہو جاتا اس کو اپنے جو میزائلز ہیں ان کو روکنا۔ اب اس کے ساتھ ہی ہم یہ چیزیں دیکھ رہے ہیں کہ چیزیں جو ہیں وہ بڑی تیزی کے ساتھ پاکستان کے اندر تیار کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ دیکھیں اس بات میں کوئی شک نہیں ہے کہ پاکستان کے اندر بدامنی، چاہے وہ سیاسی ہو، مذہبی ہو، لسانی ہو، اس کو بھڑکانا کوئی بڑی بات نہیں ہے۔ یہاں ہمارے اپنے ہی ظالم لوگ جو ہے یہ کام کرنے کے لیے تیار بیٹھے ہوئے ہیں۔ ہمارے جو ہمسائے ہیں وہاں پہ بھی آگ لگی ہوئی ہے، چاہے افغانستان ہو، چاہے بھارت ہو، ایک عجیب و غریب سی صورتحال ہے۔ اور ایک بات بتا دوں کہ پاکستان کو تنہا کرنے کے لیے 3 چیزیں کی جائیں گی۔ پاکستان کے اندر معاملات کو خراب کیا جائے گا، پاکستان کے ارد گرد پاکستان کے اتحادیوں کو جیسا چین ہے اس کو تائیوان کے اندر پھنسایا جائے گا، اور امریکہ جو ہے پاکستان کو سفارتی طور پہ تنہا کر دے گا۔ لیکن یہ چیزیں اتنی آسان اور سادہ نہیں ہیں، یہ بات ہمیں سمجھنے کی ضرورت ہے۔ دیکھیں ایک بات ہمیں یاد رکھنے کی ضرورت ہے کہ اس وقت بے شک اسرائیل اور بھارت مل کے بلوچستان کے اندر دہشت گردی کروا رہا ہے، لیکن ایک بات ہم یاد رکھیں کہ پاکستان کی فورس اس وقت جو ملٹری پاور ہے وہ 13ویں نمبر کے اوپر ہے، اور اس وقت اسرائیل 15واں نمبر پہ ہے، یعنی 2 پوائنٹس پیچھے ہے۔ ایران اس وقت 20ویں نمبر پہ ہے، جبکہ بھارت اس وقت 4تھے نمبر پہ ہے، اور ایک 13ویں طاقت نے 4تھے نمبر کی طاقت کو جس طریقے سے ناکو چنے چبوئے ہیں وہ ہر ایک کے سامنے ہے۔ اب ہو کیا رہا ہے؟ دیکھیں ایک بات کو ہمیں سمجھنے کی ضرورت ہے، اس وقت بڑی باتیں کی جا رہی ہیں کہ J-35 لینے سے پاکستان نے انکار کر دیا، ٹرمپ جو ہے ہمارے فیلڈ مارشل کا بہت زیادہ تعریفیں کیے جا رہے ہیں، اس کے ساتھ ہی جو ہے ہم شاید کچھ اور کرنے جا رہے ہیں۔ تو ایک بات یاد رکھیے گا کہ آج اگر پاکستان کے پاس ایٹمی طاقت پاکستان ہے تو اس کے اندر 2 قوتوں کی طاقت ہے، جو پارٹیسپیشن ہے وہ ہے، ایک افغانستان اور رشیا، اور دوسرا امریکہ۔ رشیا نے اگریشن کی، افغانستان نے مزاحمت کی، اور پراکسی کے طور پہ امریکہ کی پاکستان نے لڑا، اور یہ وہ سپین ہے
1980 से लेके 90 तक का, जहां पाकिस्तान ने एक अहम कारनामा सर अंजाम दिया और उसने अपने एटमी सासों को सिक्योर करके और मेहरबानी भारत की कि उसने धमाके किए और हमें फौरी तौर पे ये करने का मौका मिल गया। लेकिन हमारे इंडिया के साथ अगर ये सवाल पैदा हो कि पाकिस्तान चीन को छोड़ के जा रहा है अमेरिका की तरफ, तो ये मामला इतना सादा नहीं है। इसको थोड़ा सा मैं आपको बता दूं तो आपको मुकम्मल तौर पे ये बात वाजिया हो जाएगी कि बेसिकली पाकिस्तान के ताल्लुकात किस किस्म के रहे हैं और पाकिस्तान ने अमेरिका को धोखा दिया है या अमेरिका ने पाकिस्तान को धोखा दिया है। बेसिकली दोनों ताकतों ने अपना काम निकलवाया है। अमेरिका कहता है कि पाकिस्तान ने हमेशा डबल गेम की है हमारे साथ, और ये तारीख गवाह है कि तालिबान को किस तरह पाकिस्तान ने यहां पे सपोर्ट किया। चीन और पाकिस्तान ने कभी भी एक दूसरे को धोखा नहीं दिया, ये फेयर पॉलिसी के ऊपर चल रहे हैं। दूसरी सबसे बड़ी बात कि पाकिस्तान ने गुज़िश्ता 10 से 20 सालों के अंदर अपने जो मिलिट्री असासी हैं 81% चीनी हथियारों के ऊपर हमारी डिपेंडेंस है। जहां से सप्लाई लाइन हथियारों की आती हो उसको धोखा देना नामुमकिन होता है। और ये कोई ऐसी बात नहीं है कि चीन कोई बांग्लादेश की तरह या किसी इस तरह का मुल्क है अफगानिस्तान की तरह जिसको हम बड़े आराम से नजरअंदाज कर देंगे। चीन दुनिया की बड़ी मुआशी उभरती हुई ताकत है, जबकि अमेरिका जो है वो दुनिया की बड़ी अस्करी मुआशी ताकत है और ये समझ लें कि वो दुनिया का चौधरी है। तमाम ऑर्गेनाइजेशंस और दीगर चीजें उसके हाथ में हैं। जिसके सर पे अमेरिका का हाथ हो वो इसराइल की तरह 3-3 साल तक गजा को कब्रिस्तान बनाने की सलाहियत रखता है और उसको कोई भी पूछने वाला नहीं होता और उसको हथियारों की कमी भी नहीं होती। अमेरिका अफगानिस्तान की वजह से पाकिस्तान से नाराज था, ना हमें हथियार दे रहा था, ना हमें लिफ्ट करवा रहा था। हमारे बड़े बड़े जो जियो स्ट्रेटेजिक एनालिस्ट है वो ये कह रहे थे कि पाकिस्तान तो अमेरिका की प्रायोरिटी में भी नहीं है, पता नहीं लिस्ट में भी होगा कि नहीं होगा। लेकिन उसके बाद जिस तरीके से बाजी पलटी और हमने काबुल एयरपोर्ट के मास्टरमाइंड दाइश के बंदे को पकड़ के अमेरिका के हवाले किया, तो पहली दफा अमेरिका की सेनेट के अंदर ट्रंप के मुंह से पाकिस्तान का नाम गूंजा। और उसके बाद फिर जब भारत ने पहलगाम को बहाना बना के पाकिस्तान के ऊपर अग्रेशन की, तो फिर पूरी दुनिया के अंदर पाकिस्तान का नाम गूंजा और ट्रंप जो है वो पाकिस्तान के ना सिर्फ मदा हो गए बल्कि उन्होंने फील्ड मार्शल से मुलाकात की, बाद में उनकी तारीफ की और ये बताया कि पाकिस्तान को ईरान के बारे में हम सबसे ज्यादा पता है। यकीनी तौर पे अब इसीलिए कहा जा रहा है कि ये जो इसराइल और ईरान के दरमियान सीज फायर हुआ है इसके पीछे भी वर्दी है। बहरहाल अब इस वक्त देखें पाकिस्तान अगर डिपेंड कर रहा है चीन के असले के ऊपर, तो ये भी एक हकीकत है कि भारत का 70% असला जो है वो रशिया से आ रहा था। उसका डिफेंस सिस्टम, उसके एयरक्राफ्ट, हर चीज जो है वो वहां से आ रहे थे। फिर उसके बाद पाकिस्तान से उसने मार खाई क्योंकि पाकिस्तान अमेरिका से भी असला ले रहा था, फ्रांस से भी ले रहा था और दीगर ममालिक से ले रहा था। तो फिर हमने देखा कि उसने इसराइल से भी लिया असला, उसने फ्रांस से भी लिया, उसने रूस से भी लिया, उसने अमेरिका से भी लिया और उसने वही काम करने की कोशिश की जो कि पाकिस्तान कर रहा था। लेकिन फिर पाकिस्तान ने एक काम ऐसा कर दिखाया कि उसने उन तमाम असलों को चीनी असलों से शिकस्त दे दी और यहां पे ये साबित किया कि सिर्फ और सिर्फ हथियार मैटर नहीं करते, लड़ने वालों का जज्बा और उनका जुनून और अपने मुल्क से मोहब्बत जो है वो बहुत ज्यादा मैटर करती है। जो हमने अरब इसराइल जंग के अंदर भी साबित किया, जो हमने 1965 के अंदर भी साबित किया, जो हमने 2019 में पुलवामा के अंदर साबित किया और आज हमने 2025 के अंदर भारत के खिलाफ भी ये चीज साबित करके रख दी। तो एक बात को समझने की जरूरत है कि पाकिस्तान का जो एटमी असासी है वो सर्द जंग का इनाम है, क्योंकि उस वक्त लियाकत अली खान के दौर से ही ये कशमकश शुरू हो गई थी कि पाकिस्तान ने रूस के साथ खड़ा होना है या पाकिस्तान ने अमेरिका के साथ खड़ा होना है। पाकिस्तान जहां भी खड़ा हुआ, पाकिस्तान अपने साथ खड़ा हुआ और उसने अपने मकासिद को हासिल किया। और इसके बाद हमने देखा कि ये जो सर्द जंग का स्पैन था, यहां पे पाकिस्तान ने अपने जो टारगेट्स हैं उनको अचीव कर लिया और अमेरिका जो है जितना भी असला पाकिस्तान को मिला वो सिर्फ और सिर्फ अफगान वार की वजह से खास तौर पे मिला है हमें फ्रंट लाइन इत्तेहादी के तौर पे, और अब हमने अपना और चीनी असला हासिल करना शुरू कर दिया। तो इसलिए जाहिर सी बात है हमें जागते रहने की जरूरत है, लेकिन हमें परेशान होने की जरूरत नहीं, क्योंकि हमारे शाहीन और हमारे जो जवान हैं,
ہمارے جذبوں سے بھرپور سرحدوں کے اوپر ہماری حفاظت کر رہے ہیں، ہم خود بحیثیت قوم بم باندھ کے ٹینکوں کے سامنے لیٹنے کی صلاحیت رکھتے ہیں۔ تو جو قوم زندہ ہو اور وہ آپس میں تقسیم نہ ہو، اس کو ہرانا اتنا آسان نہیں ہے۔ ابھی تک کے لیے اتنا ہی، آئندہ تک کے لیے اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔